हेलो एवरीवन। आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं सुस्मिता। यहाँ पर मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, स्पेशली जेपीसीपीटी के लिए। इस सीरीज में हम बायोलॉजी को बेसिक से लेकर एग्जाम लेवल तक कवर करेंगे। आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे इससे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। आज का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम जानेंगे। बायोलॉजी किसे बोलते हैं, बायोलॉजी ठीक है, क्या है नहीं है, सबके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही बायोलॉजी बोला जाता है। ठीक है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ है जीवन और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेंस ने किया था। सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेंस ने किया था। किसने किया था? लैमार्क और ट्रेविरेंस ने किया था। कब किया था? 1801 में किया था। जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में अध्ययन का विकास ग्रीक दार्शनिक एरिस्टोटल ने 384 से 322 बीसी में किया था। एरिस्टोटल ने कब किया था? 384 से 322 बीसी में किया था। इसी कारण अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। इसी कारण अरस्तु को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। किसे बोला जाता है? अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोला जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान जीवन से संबंधित है। जीव विज्ञान हमारे लाइफ से संबंधित है। ठीक है। और किसी भी जीवधारी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि तत्व पाए जाते हैं। किसी भी जीवधारी में, सभी जीवधारी में हमारा क्या क्या पाया जाएगा? कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि तत्व पाए जाते हैं। यद्यपि यही तत्व निर्जीव जगत में भी पाए जाते हैं, परंतु सजीव में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो निर्जीव में नहीं पाए जाते। सजीव में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो निर्जीव में नहीं पाए जाते। सजीव में ऐसा क्या गुण है जो निर्जीव में नहीं पाया जाता है? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों के लिए। तो हमारा मेटाबॉलिज्म हमारा सजीव में पाया जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन होता है हमारा, तो ये सब सजीव में पाया जाता है। तो हम सजीवों के गुण के बारे में अच्छे से जानेंगे, क्या क्या ऐसा गुण है जो निर्जीव में नहीं पाया जाता है। तो पहला है, प्रत्येक जीव की अपनी विशिष्ट आकृति और माप होती है। सभी जीव की क्या होती है? अपनी विशिष्ट आकृति और माप होती है, जिसके आधार पर ये पहचाने जाते हैं। जैसे मनुष्य के अपनी आकृति है, घोड़ा के पास अपनी आकृति है, मेढक अपनी आकृति में रहता है, मछली अपनी आकृति में रहता है। ठीक है। जीवों के विभिन्न अंग होते हैं। जीवों के क्या होते हैं? विभिन्न अंग होते हैं, तथा उसमें गति होती है, उसमें मूवमेंट भी होता है। जीवों में प्रचलन होता है। जीवों में क्या होता है? प्रचलन, मोटिलिटी होता है। यद्यपि पौधों में प्रचलन नहीं। सजीव में कोशिकीय संरचनाएं होती हैं। ये कोशिका प्रोटोप्लाज्म से बने होते हैं। हमारा कोशिका यानी हमारा सेल है जो प्रोटोप्लाज्म से बना होता है। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य बोला जाता है। कि क्या बोला जाता है? जीव द्रव्य बोला जाता है। हेक्सले महोदय ने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार माना है। हेक्सले महोदय ने क्या बोला है कि प्रोटोप्लाज्म हमारा जीवन का भौतिक आधार है, हमारे लाइफ का भौतिक आधार है। ठीक है। सजीव के शरीर में कोशिका में रासायनिक क्रिया होती है। हमारा जो रासायनिक क्रिया होता है वो कहाँ होता है? कोशिका में होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? मेटाबॉलिज्म उसे बोला जाता है जिससे कोई हम खाना खाएं। ठीक है, अगर हम पानी पिएं, खाना खाएं, तो उससे जो हमें एनर्जी मिलता है उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म का हिंदी होता है उपापचय। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को उपचय और कैटाबॉलिज्म को अपचय। ठीक है। एनाबॉलिज्म किसे बोलते हैं? उपचय किसे बोला जाता है? ठीक है, ये जानेंगे। इसमें जीव द्रव्य का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है? जीव द्रव्य का, यानी प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। इसमें किसका निर्माण होता है? प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। प्रोटोप्लाज्म का निर्माण होता है। ठीक है। यह रचनात्मक क्रिया कहलाती है। एनाबॉलिज्म में कौन सी क्रिया कहलाती है? रचनात्मक क्रिया कहलाती है। एनाबॉलिज्म में कौन सी क्रिया कहलाती है? रचनात्मक क्रिया कहलाती है। इसके द्वारा शरीर में वृद्धि और विकास होता है। एनाबॉलिज्म के द्वारा ही हमारे शरीर में वृद्धि और विकास होता है। किसके द्वारा वृद्धि और विकास होता है? कौन सी क्रिया के द्वारा? एनाबॉलिज्म के द्वारा। एनाबॉलिज्म को क्या बोला जाता है? रचनात्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, एनाबॉलिज्म हो गया। तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म किसे बोलते हैं? अपचय। इसमें जय पदार्थों का क्षय होता है, यानी डिस्ट्रॉय होता है, और इससे गतिज ऊर्जा का निर्माण होता है। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का निर्माण होता है। इसे डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी कहते हैं, यानी विनाशात्मक क्रिया भी कहते हैं। कैटाबॉलिज्म को क्या बोलते हैं? विनाशात्मक क्रिया। और एनाबॉलिज्म को क्या बोल रहे थे? रचनात्मक क्रिया। एनाबॉलिज्म को क्या बोल रहे थे? रचनात्मक क्रिया। एनाबॉलिज्म को क्या बोल रहे थे? रचनात्मक क्रिया। ठीक है। सजीवों में पोषण होता है। सजीवों में क्या होता है? पोषण होता है। सजीवों में पोषण होता है। सजीवों में वृद्धि होता है, विकास होता है, श्वसन होता है, एडेप्टेशन होता है, उत्सर्जन होता है। ये सब किस में होता है? सजीवों में होता है। सजीवों की महत्वपूर्ण विशेषता जनन है, यानी रिप्रोडक्शन करने की क्षमता इसमें है। सजीव में क्या है? रिप्रोडक्शन करने की क्षमता है। सजीव में जीवन चक्र, मृत्यु चक्र दोनों अवस्थाएं आती है। सजीव में क्या होता है? अगर कोई आज जन्म ले रहा है तो कल उसको मरना भी है। तो ऐसा सजीवों में मृत्यु चक्र और जीवन चक्र दोनों अवस्थाएं आती है। ठीक है। अब जानेंगे हम प्रोटोप्लाज्म किसे बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म है क्या? ठीक है। प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। हेक्सले महोदय ने क्या कहा था कि यह हमारे जीवन का भौतिक आधार है। किसने माना था? हेक्सले महोदय ने। इसी ने बोला था कि यह हमारे जीवन का भौतिक आधार है। हेक्सले ने बताया था। ठीक है। जीव द्रव्य तथा कोशिकांग मिलकर कोशिका का निर्माण करते हैं। जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म।
प्रोटोप्लाज्म प्लस कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स का, किसका, सेल ऑर्गेनेल्स, ये दोनों मिलकर क्या का निर्माण करते हैं, कोशिका का निर्माण करते हैं। जीव द्रव्य और कोशिकांग मिलकर क्या का निर्माण करते हैं, सेल का निर्माण करते हैं। प्रोटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनेल्स इज इक्वल टू सेल। शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका है। शरीर की सबसे छोटी और कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। शरीर की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, कोशिका बहुत सूक्ष्म होते हैं, हम उन्हें अपने ये आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है, अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप। सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। सबसे पहले कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ये भी नॉन लिविंग सेल का लिविंग सेल्स का कितना, एंटन वॉन लीeuwenhoek ने किया था। एंटन वॉन लीeuwenhoek ने लिविंग सेल का क्या था, एंटन वॉन लीeuwenhoek ने, किसने किया था, एंटन वॉन लीeuwenhoek ने किया था लिविंग सेल का। आगे स्लीडेन एंड स्वान ने 1839 ईस्वी में, स्लीडेन और स्वान ने 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिया। सेल थ्योरी किसने दिया था, स्लीडेन और स्वान ने। कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लीडेन और स्वान ने दिया। इनके सिद्धांत निम्न हैं। सभी प्रकार के जीव कोशिका उत्पाद से बने हैं। सभी प्रकार के जीव कोशिका, ठीक है, ये हमारे किससे बना है, कोशिका उत्पाद से बना है। ये किसने बोला था, सेल थ्योरी में दिया गया था, स्लीडेन और स्वान ने दिया था, ठीक है, सेल थ्योरी। सभी प्रकार के मेटाबॉलिज्म अर्थात रासायनिक क्रिया, हमारे जो शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है, ये किसके अंतर्गत होता है, कोशिका के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है, कोशिका। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि मेटाबॉलिज्म किसके अंतर्गत होता है, तो किसके अंतर्गत होता है, कोशिका के अंतर्गत होता है। और यही कोशिका कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। अभी तो इसके जस्ट पहले बताए थे, कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है, कोशिका, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कोशिका का जन्म कैसे होता है, ठीक है। तो आप लोग बताइए, कोशिका का जन्म हो सकता है, नहीं, कोशिका का जन्म होता ही नहीं। ये डिवीजन के थ्रू ही अपना प्रक्रिया स्टार्ट करता है, डिवीजन के थ्रू ही अपना प्रक्रिया बनाता है, ठीक है। कोशिका का निर्माण विखंडन की प्रक्रिया से होता है, ना कि कोशिका का जन्म होता है। अगर पूछे आपसे सवाल कि कोशिका का जन्म कहाँ होता है, तो सीधे जवाब देना है कि डिवीजन के थ्रू होता है, कोशिका का जन्म नहीं होता है। अब कोशिका को दो प्रकार में बांटा गया, पहला है यूकैरियोटिक सेल और दूसरा है प्रोकैरियोटिक सेल। पहला क्या है, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है सो प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, क्या रहेगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। इसमें यह लिखा हुआ है, इसमें स्पष्ट केंद्रक तथा कोशिकांग विकसित होते हैं। इसमें स्पष्ट केंद्रक, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस सो रहेगा, कोशिकांग विकसित होगा। हमारा जो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो डेवलप होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपार्टस, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, ये सब का निर्माण होगा, ठीक है, विकसित होंगे हमारे। सभी कोशिकांग निश्चित झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं, सभी कोशिकांग हमारे निश्चित झिल्ली से, हमारा सेल है तो इसके बाहरी परत पे भी कुछ तो रहेगा, तभी तो ये प्रोटेक्ट रहेगा हमारा सेल, ठीक है। तो इसके बाहर में सभी झिल्ली से घिरे रहते हैं, किससे घिरे रहते हैं, झिल्ली से। लेकिन राइबोसोम और सेंट्रोसोम झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं। राइबोसोम और सेंट्रोसोम जो है हमारे सेल के अंदर, वो झिल्ली से घिरे नहीं होते हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में स्पष्ट केंद्रक होता है, यूकैरियोटिक सेल में स्पष्ट केंद्रक होता है। केंद्रक में डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन होता है। हमारा ये सेल है, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होगा, डीएनए और प्रोटीन रहेगा, क्या रहेगा, डीएनए और प्रोटीन रहेगा। न्यूक्लियस में क्या रहेगा, डीएनए और प्रोटीन रहेगा। कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन रहेगा, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन उसे बोला जाता है जो धागा के जैसा रहेगा, किसके जैसा रहेगा, धागा के। हमारे न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अंदर ये धागा के जैसा रहेगा, उसी को क्रोमैटिन बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें केंद्रक नहीं होता, नहीं, न्यूक्लियस एब्सेंट रहेगा, इसमें स्पष्ट झिल्ली नहीं होता है, ठीक है, केवल डीएनए होता है। यूकैरियोटिक में डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन दोनों था, इसमें सिर्फ केवल डीएनए होता है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी में केंद्रक नहीं रहेगा। अगर कोई आपसे पूछे एक बैक्टीरिया यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक, तो आप क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक है। बैक्टीरिया यूकैरियोटिक नहीं है। ह्यूमन प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक तो ह्यूमन यूकैरियोटिक है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उससे भी हम जान लेते हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम, जो एक जीवाणु। माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम, माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम, जो क्या है, जीवाणु है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिचेक। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ऑस्ट्रिचेक। जंतु शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी कोशिकाएं होती है, जो 90 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। जंतु शरीर यानी ह्यूमन में सबसे लंबी सेल कौन सी है, नर्व सेल। कौन सी है, नर्व सेल, जो कितना होता है, 90 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक होता है। सबसे लंबी कोशिका ह्यूमन में कौन सी है, नर्व सेल, जो 90 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक होता है।
तो आज हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी खत्म हुआ, कल से सेल स्टार्ट करेंगे। ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट क्लास के लिए नोटिफिकेशन मिलता रहे।